हेलो एवरीवन। मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवाड़ी के स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी हम चैनल पर प्रवक्ता चयन परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पीएचडी 2021 का संपूर्ण प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है और आज हम उसी क्रम में पीजीटी 2016 का भाग 1 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ए सेब की कृषि के लिए, बी केला की कृषि के लिए, सी अंगूर की कृषि के लिए, डी केसर की कृषि के लिए। तो सही उत्तर है डी केसर की कृषि के लिए। करेवा जो है यह एक झील, हिमानी झील निक्षेप है, हिमानी निक्षेप है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह मुख्य रूप से केसर की खेती के लिए जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पहला पृथ्वी के घूर्णन, दूसरा है पृथ्वी का परिक्रमण, तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और चौथा है सूर्य का घूर्णन। ए है, इसमें अब कूट सही कूट आपको चुनना है। ए पहला और तीसरा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है पहला और दूसरा और डी है पहला दूसरा चौथा। इसका सही उत्तर है बी दूसरा और तीसरा। क्या हम समझ लेते हैं, दूसरा और तीसरा जो है सही उत्तर है इसका। पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष के परितः या अपने अक्ष के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उससे दिन और रात की क्रिया होती है, ना कि मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन। यहाँ पर मौसम परिवर्तन पूछ रहा था। पृथ्वी का परिक्रमण क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए और सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर होती है, तो उसे हम कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। के परिणाम स्वरूप मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव के कारण ही सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की 4 स्थितियां बनती हैं। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। ये 4 स्थितियां जो बनती हैं, इन्हीं के परिणाम स्वरूप मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी का परिक्रमण तथा पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। ए है 1013.25 मिलीबार, बी है 1012.75 मिलीबार, सी है 1010.25 मिलीबार और डी है 1021.50 मिलीबार। इसका सही उत्तर है ए 1013.25 मिलीबार। वायुदाब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। वायुमंडल में मौजूद जो हवा होती है उसमें कुछ अपना भार होता है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु को अपनी ओर खींचती है। इस तरह से वायुमंडल की जो ऊपरी हवा है वो नीचे की परतों पर उसका कुछ दबाव पड़ता है, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव या फिर वायुदाब के नाम से जानते हैं। सागर तल पर इसका सही उत्तर 1013.25। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1013.25 मिलीबार अंकित किया जाता है। सही उत्तर है ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है। ए एल नीनो, बी उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, सी है ध्रुवीय अग्र और डी है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं जो है ये मुख्य रूप से भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए, भारतीय मानसून
की उत्पत्ति के लिए ये जेट पवनें उत्तरदायी होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उच्च पर्वतीय वन, सी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चंदन सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और आर्द्र पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है, जो कि मानसूनी वन भी कहते हैं इसे। मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में जो चंदन वन पाए जाते हैं, भारत में इनके जो वृक्ष हैं वो हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, और उड़ीसा। उड़ीसा में चंदन वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी जलाक्रांत और डी है अतिरिक्त मृदा के साथ मिट्टी। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ए क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा का इलाज के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। क्षारीय मृदा जिसमें क्षार तथा लवण की मात्रा अधिक हो जाती है, उसमें विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। और भारत में जो क्षारीय मृदा है वो सर्वाधिक यूपी में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अन्य देख लेते हैं। अम्लीय मृदा जो होती है, इसके भी इलाज के लिए, जो अम्लीय मृदा होती है उसके इलाज के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम का तथा अम्लीय मृदा के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया? ए टिस्को जमशेदपुर, बी है HSL राउरकेला, सी है HSL भिलाई, डी है HSL दुर्गापुर। यहाँ पर पूछ रहा है जर्मनी के सहयोग से, तो इसका सही उत्तर है बी HSL राउरकेला, जो है यह उड़ीसा में स्थित है और यह पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अन्य हम देख लेते हैं। HSL जो भिलाई है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित है और यह मुख्य रूप से सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। वहीं दुर्गापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थापित है और यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। और ये जो टिस्को जमशेदपुर है, इसकी स्थापना जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे 1907 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है सी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर हम कुछ नए आंकड़ों को देख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचित वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक सिंचित शीर्ष राज्य जो है, सबसे जो प्रथम स्थान पर है वो है यूपी, दूसरे स्थान पर है MP और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। ये एरिया के अकॉर्डिंग है, क्षेत्रफल के आधार, और यही हम प्रतिशत में यदि देखते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत की दृष्टि से, उसमें प्रथम स्थान पर है आपका पंजाब, दूसरे स्थान पर है हरियाणा और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी है बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है, जो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है केरल। केरल में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन होता है और यह मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2001-2011 दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा। दूसरा है उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, बी है केवल दो, सी है के 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो एक और ना तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल एक सत्य है। देखिए आयोग ने इसका आंसर जो माना था 1 और 2 दोनों सत्य माना था, लेकिन आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे जनगणना के, तो यहाँ पर जो 2001 और 2011 के दशक में केरल का जो लिंगानुपात था उसमें तो वृद्धि हुई है, 1059 था तो 2001 में, 2011 में बढ़कर वो 1084 हो गई। यह कथन सत्य है। जो यहाँ पर बोला है 0 से 6 वर्ष की आयु के जो लिंगानुपात है उसमें भी वृद्धि हुई थी। 2001 में 960 है और वही 2011 में बढ़कर 964 देखी गई। 964 हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, केवल एक सत्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डूरन रेखा कौन से देशों को अलग करती है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और अफगानिस्तान, सी भारत और चीन, और डी है चीन और रूस। इसका सही उत्तर है बी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है रेखा, और भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? ए चाय, बी कॉफी, सी धान, और डी है सरसों। तो यहाँ पर सही उत्तर है, ये सबको पता है कि धान की खेती के लिए खेत में जल जमाव की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर, सोना, लोहा और कोयला जुड़े हुए हैं। नीचे यहाँ पर खान दी हुई है। ए कोलार, कुद्रेमुख, खेतड़ी, झरिया। बी है खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। सी है कुद्रेमुख, कोलार, खेतड़ी, झरिया, और डी है कोलार, खेतड़ी, झरिया और कुद्रेमुख। इसका सही उत्तर है बी, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। देखिए सीरियल वाइज देखिए, कॉपर जो है तांबा सर्वाधिक खेतड़ी में पाया जाता है। खेतड़ी जो खान है वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो है कर्नाटक की प्रमुख खान है, ये सोने के लिए जाना जाता है, कर्नाटक राज्य में है। कुद्रेमुख जो है यह भी कर्नाटक राज्य में ही है, यह लोहे के लिए, लोह इस्पात के लिए जानी जाती है। और जो झरिया है वो है झारखंड राज्य में, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सघन सन्निवेश या बसाव पाया जाता है? ए रेगिस्तानी क्षेत्र में, बी है सागर तटीय क्षेत्रों में, सी है पर्वतीय क्षेत्र में, और डी है जलोढ़ मैदान में। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा जलोढ़ मैदान में। आपको पता है कि मैदानी भाग में जो है सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है, जनसंख्या अधिक आकर्षित होती है, क्योंकि वहाँ का जो जलवायविक दशाएं भी होती हैं, वहाँ की स्थलाकृतिक स्वरूप जो है वह मनुष्य के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जन जमाव। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और बाबाओ पेड़ पाए जाते हैं? ए टुंड्रा, बी ज्वारीय वनों में, सी है सवाना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाबुल और बाबाओ जो पेड़ है वो मुख्य रूप से सवाना देश में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है सवाना क्षेत्र की? यहाँ पर 25 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, यहाँ पर मुख्य रूप से मोटी घास देखने को मिलती है, और कहीं कहीं
छोटे झाड़ियाँ एवं वृक्ष भी पाए जाते हैं। झाड़ियाँ और वृक्ष को मिलते हैं, कटीले वृक्ष, जिसमें बाबूल और बाबाओ प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या है। ए 100 से 200 अरब, बी है 250 से 300 अरब, सी है 300 से 350 अरब और डी है 350 400। का सही उत्तर है ए 100 से 200 अरब। आकाशगंगा ब्रह्मांड में आकाशगंगा की कुल संख्या जो है वो 100 से 200 अरब पाई जाती है। हमारा जो सौर परिवार है जिसमें आकाशगंगा में स्थित है सौर परिवार, से हम जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अपन निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है ग्रहों की संरचना सूर्य दूरी से संबंधित होती है। सी है सूर्य के समीपी ग्रह जो होते हैं चट्टानों धातुओं से निर्मित होते हैं जो उच्च तापक्रम पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। और चौथा है बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापक्रम पर ठोस में बदल चुके हैं। तरफ को सही कोड चुनना है। ए 1 2 4 सही है, बी है 2 3 4 सही है, सी है 1 2 और 3 सही है और डी है 1 2 3 4 सही है। तो इसका जो सही उत्तर है सी पहला दूसरा और तीसरा सही है। समझ लेते हैं पहला क्या है, बोल रहा है सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। यह सही है। सभी ग्रहों की संरचना जो है वो संरचना में भी भिन्न होते हैं, आकार में भी भिन्न होते हैं, का जो संगठन होता है संगठन में भी भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित होने के कारण उनकी संरचना आकार एवं संगठन सही है। दूसरा जो है ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है, यह भी सही है कथन। तीसरा है सूर्य के समीपी ग्रह जो होते हैं वो चट्टानों और धातुओं से निर्मित हैं, सही है, जिन्हें आंतरिक ग्रह हम कहते हैं, जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो, यह भी सही है। डी जो है बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस रूप में बदल चुके हैं, यह गलत है। तो यह जिन्हें हम बाह्यतम ग्रह कहते हैं जिसके अंतर्गत आपका बृहस्पति आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह यह मुख्य रूप से विशालतम, ये किसी ठोस रूप में नहीं है, ये बल्कि गैस के विशालकाय गैस के गोले के रूप में है, गैस के गोले के रूप में, जिन्हें हम बाह्यतम ग्रह कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर होगा पहला दूसरा और तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है, सही है। दूसरा है सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं, यह भी कथन सही है। तीसरा है एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रहता है, यह भी सही है। और चौथा है दिखाई देने वाले सनस्पॉट की संख्या जो है 11 साल के चक्र में घटती और बढ़ती रहती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी पहला दूसरा तीसरा और इसमें जो चारों कथन दिए हैं सही है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जो इसके आंतरिक काले भाग जो होते हैं, ये जो सनस्पॉट है इसके जो आंतरिक काले धब्बे होते हैं उन्हें हम अम्ब्रा कहते हैं। आंतरिक काले भाग को अम्ब्रा कहा जाता है, अम्ब्रा कहा जाता है। और वहीं पर इसके चारों तरफ स्थित जो हल्के भाग होते हैं, चारों तरफ के स्थित कम काले भाग को पेनम्ब्रा कहते हैं, पेनम्ब्रा
इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी कथन के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। आंतरिक काले भाग को हम अम्बरा कहते हैं और चारों तरफ के कम काले भाग को पेनम्बरा कहा जाता है। इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कथन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यूरिया अमोनिया उत्पादक टिबको संयंत्र आधारित है। ए है ताप ऊर्जा पर, बी जल विद्युत ऊर्जा पर, सी है पवन ऊर्जा पर और डी है गैस ऊर्जा पर। तो इसका सही उत्तर जो है ये जो क्रिब्को यूरिया अमोनिया उत्पादक जो संयंत्र है वह गैस ऊर्जा पर आधारित है। यह एक सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था। स्थापना वर्ष इसका जो है स्थापना 1980 में हुई थी। यह मुख्य रूप से उर्वरक बनाने वाली संयंत्र है, उर्वरक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ए चैम्बरलिन, बी है जेम्स और जेफरी, सी है इमैनुअल कांट, डी है लाप्लास। तो इसका सही उत्तर है सी, इमैनुअल कांट का यह कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की परत का एक प्रमुख तत्व है। ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी ऑक्सीजन, डी है सिलिकॉन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑक्सीजन। यहाँ पर दो रूप में पूछा जाता है, पृथ्वी की परत और पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रमुख तत्व। तो पृथ्वी की परत में हम देख लेते हैं, पृथ्वी की परत में जो है वो प्रथम स्थान पर ऑक्सीजन जो मुख्य तत्व है पृथ्वी की परत में वो है ऑक्सीजन। उसके बाद आता है सिलिकॉन, फिर तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम, और यदि हम समस्त पृथ्वी में देखते हैं, समस्त पृथ्वी में प्रमुख जो होता है लोहा। फिर उसके बाद आता है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है समस्त पृथ्वी में। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकॉन। ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देता है। समस्त पृथ्वी में यदि पूछता है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, समस्त पृथ्वी में लोहा जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं पर यदि पृथ्वी की केवल ऊपरी परत में बात करता है तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर पृथ्वी की परत में पूछ रहा है प्रमुख तत्व, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ए है स्लेट बलुआ पत्थर, बी है सी सेल, सी है संगमरमर चूना पत्थर और डी है क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर। तो सही उत्तर जो है वो है ए, सही नहीं पूछ रहा है स्लेट बलुआ पत्थर। देखिए इधर जो है मुख्य सेल दी हुई है अवसादी और आग्नेय चट्टान, और ये जो है इनके रूपांतरित रूप दिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो बलुआ पत्थर है उसका रूपांतरित रूप जो है क्वार्ट्जाइट है, सही है। चूना पत्थर का जो रूपांतरित रूप है वो संगमरमर, ये भी सही है। और स्लेट का सेल का जो रूपांतरित रूप होता है वो होता है स्लेट, और ये जो है आपका स्लेट जो है बलुआ पत्थर, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है। ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी है पीट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है, उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें 80 से लेकर 95% तक 80 से लेकर 95% तक कोयले की मात्रा होती है, और इसके खनन में सर्वाधिक मुश्किल होती है। और भारत में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें जो एंथ्रेसाइट में इसमें जो 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है,
कोयले में 80 से 50% तक कार्बन की मात्रा पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? ए पृथ्वी, बी मंगल मंगल सी बुध और डी शुक्र। इसका सही उत्तर जो है वो है पृथ्वी। ए पृथ्वी, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 24 घंटे का। वहीं पर मंगल जो है उसमें 24.7 घंटे का दिन होता है। बुध में है में 4222.6 घंटे। और शुक्र जो है, शुक्र ग्रह पर 2802.0 घंटे का दिन होता है। यहाँ पर पूछा है सबसे छोटा जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए डेविस, बी पिंक डब्ल्यू, सी स्टॉलरे, डी है थॉर्नबरी डब्ल्यू डी। इसका सही उत्तर है डेविस। ए इसका सही उत्तर है डेविस। डेविस महोदय ने अपर्दन के सामान्य चक्र की संकल्पना अपर्दन के सामान्य चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था डेविस ने। इन्होंने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाएं बताई थी। तरुण, प्रौढ़ और क्षीण अवस्था। इनके अनुसार समय अपर्दन चक्र समय की वह अवधि होती है। अपर्दन इनके अनुसार समय की अपर्दन चक्र समय की वह अवधि होती है जिसमें एक उत्थित भूखंड जो होता है, एक उत्थित भूखंड अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो अपर्दन के परिणाम स्वरूप संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये ऐसी इनकी संकल्पना थी डेविस महोदय की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है। ए नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है, सही है अभी। बी नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है, यह भी सही है। सी है नदी पर भार बढ़ने पर अपर्दन क्षमता कम होती है, ये गलत है। और जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है, यह भी सही है। यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। नदी पर भार, इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। भार बढ़ने पर अपर्दन क्षमता कम होती है। देखिए समझ लेते हैं इसको हम यहाँ पर। नदी का जो अपर्दन कार्य होता है, नदी का जो अपर्दन कार्य होता है वो मुख्य रूप से 3 मुख्य चीज़ों पर निर्भर होता है। पहला तो ढाल होता है, दूसरा जो होता है वो नदी का वेग होता है, और तीसरा जो होता है वो नदी में स्थित जो बोझ होता है, स्थित बोझ या हम गाद कहते हैं होता है। यदि नदी में स्थित जो बोझ होता है यदि वो महीन कणों का होता है, तो क्या होता है कि वह जल में या तो घुल जाएगा और या फिर वह जल के साथ प्रवाहित हो जाता है, जल में लटक कर, जिसे हम कहते हैं जल में लटक कर वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण अपर्दन जो होता है कम हो जाता है। अपर्दन शक्ति जो होती है वो नदी की वो कम हो जाती है, ठीक है। और यदि स्थित बोझ जो होता है उसमें बड़े कण पाए जाते हैं, जो गाद के, मिट्टी के, कंकड़ के जो बड़े कण पाए जाते हैं, जब बड़े कण होते हैं तब क्या होता है, ये जल के साथ लुढ़क कर या कूदते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण अपर्दन, स्वाभाविक रूप से अपर्दन जो होता है सर्वाधिक अपर्दन होता है। तो इससे आप क्या समझे कि जो नदी में जब बड़े कण पाए जाते हैं तो अपर्दन जो है सर्वाधिक होता है। यहाँ जो पूछ रहा है कि नदी का भार बढ़ने पर, मतलब बोझ अधिक है, बोझ अधिक कर देने पर, गाद अधिक होने पर क्या अपर्दन क्षमता कम हो जाती है? तो ये भी 2 रूप में कार्य करता है। देखिए जब नदी में बोझ की मात्रा जितनी अधिक होती अपर्दन भी उतना अधिक होता, ऐसा माना जाता है। लेकिन सभी जगह ये सत्य नहीं होता कि अगर बोझ बढ़ा है, ज़्यादा है
तो अपर्दन क्षमता भी अधिक होगी। क्योंकि क्या होता है, एक देखिए नदी की एक अपनी क्षमता होती है, बोझ ढोने की एक क्षमता होती है, नदी की क्षमता होती है, वो अधिकतम भार ढोने की एक सीमित नदी की क्षमता होती है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जब नदी में अवसाद बोझ का अभाव होगा, अवसाद बोझ का अभाव होगा तो क्या होगा, अपर्दन जो होता है वो कम होता है, अपर्दन कम होगा। वहीं पर जब अवसाद बोझ अधिकतम होता है, अधिकतम बोझ होता है जब नदी पर, क्योंकि वह भी उसकी परिवहन क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, तो भी क्या होता है कि ये जो अपर्दन की प्रक्रिया होगी वह प्रभावित होगी और कम हो जाती है। इसलिए जो बोझ होता है वह एक संतुलित रूप में नदी में पाया जाता है, होगा तभी अपर्दन की प्रक्रिया भी सही होती है। यहाँ पे जो ये कथन है नदी पर भार बढ़ने पर कम होती है, पूर्ण रूप से यह सही नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई कंफ्यूजन लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? ए कैनेडियन सील्ट, सी स्कैंडिनेवियाई, बी स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, सी है पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र और डी है साइबेरिया क्षेत्र। तो यहाँ पर सही उत्तर है वह है बी स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में आपका आता है सर्वाधिक फिनलैंड का क्षेत्र जो हिस्सा होता है वो फिनलैंड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती, सर्वाधिक झीलें फिनलैंड में पाई जाती, इसीलिए इसको हम गार्डन ऑफ लेक्स भी कहते हैं, लेक्स, गार्डन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, झीलों का बगीचा। तो सही उत्तर है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? पहला है नदी विसर्प, बी है प्राकृतिक बांध, सी है संदूर और डी है याजू। तो जो सही उत्तर है वह है सी संदूर। यह जो है नदी के कार्य से संबंधित ना होकर बल्कि हिमानी के कार्य से संबंधित है, हिमानी के कार्य से संबंधित है संदूर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे लिखे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, पहला है लोएस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है लोएस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। सी है, तीसरा है लोएस का सबसे बड़ा जमाव जो है हुआंगहो घाटी में पाया जाता है। और चौथा है लोएस मिसिसिपी घाटी पेंटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अब यहाँ पर कोड ए है 1 2 3 सही है, बी है 1 3 4 सही है, सी है 3 4 सही है और डी है 1 2 3 4 सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, क्योंकि ये चारों कथन सही है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं लोएस जो है जर्मन शब्द है जो सर्वप्रथम राइन घाटी में पहली बार राइन घाटी के लिए यूज हुआ था, वहाँ के दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया गया था। दूसरा जो है यह सही है, दूसरा जो है लोएस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है, लोएस जो है उपजाऊ मृदा है। सी है लोएस का सबसे बड़ा जमाव जो है हुआंगो घाटी में पाया जाता है, यह भी सही है। और इसका जो लोएस जो है इसका वितरण जो है पूरे विश्व में देखा जाए तो यह मिसिसिपी घाटी और पेटागोनिया, अर्जेंटीना के पेटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड का जो कैंटरबरी क्षेत्र है, कैंटरबरी मैदान, वहाँ पर भी लोएस मृदा पाई जाती है। इस प्रकार से इसके चारों कथन 1 2 3 और 4 ये चारों सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है। ए है पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, सही है। बी है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, यह भी सही है। सी है सागर तल सीमा से बना है, यह भी सही है। और डी है सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है
इसका सही उत्तर होगा डी, सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। देखिए पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो तो मेंटल से बना हुआ है, यह सही है। फिर जो दूसरा स्वेस महोदय है, एक स्वेस महोदय जिन्होंने पृथ्वी के तीन प्रमुख परतों में बांटा था, तीन रूप से भागों में बांटा था पृथ्वी को। तो इन्होंने सियाल, सबसे ऊपरी परत या भूप्रवृत्ति जिसे कहा जाता है, दूसरी जो है सीमा, और तीसरे नीफे का नाम दिया, सियाल, सीमा, नीफे। तो यहाँ पर बोल रहा है सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, यह गलत है। सियाल जो है वह सीमा के ऊपर तैरता है, ये जो परत है, ये हिस्सा, ये सीमा के ऊपर तैरता हो। इसका सही उत्तर है डी, या सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पोल शब्द संबंधित है। ए ग्लेशियरों से, बी नदियों से, सी भूमिगत जल से, और डी है समुद्र की लहरों से। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए, ग्लेशियर, हिमानी। पोल शब्द जो है वो हिमानी से संबंधित है। दो पर्वतों के बीच स्थित जो कटक का सबसे निचला हिस्सा होता है उसे ही पोल या दर्रा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, बहता हुआ जल अपर्दन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। दूसरा है, अपर्दन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। कोड है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और डी है पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा पहला और दूसरा। का सही उत्तर जो है वह है पहला और दूसरा दोनों सही है। देखिए बहता हुआ जल जो है अपर्दन का प्रमुख कारक है, यह पता है। दूसरा है, अपर्दन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर है, पवन है और भूमिगत जल है, ये अपर्दन तो होता है लेकिन यह स्थानीय रूप से ही प्रभावी होते हैं, स्थानीय रूप से ही प्रभावी होते हैं। इसलिए पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। ए भूमध्य रेखीय महासागरों में, बी है उष्णकटिबंधीय महासागर पश्चिमी तटों पर, सी है उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर, और डी है शांत पवन पेटियों में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, उष्णकटिबंधीय महासागर के पश्चिमी तटों पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागर का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे, ये मध्य का जो भाग होता है वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी तट पर, या फिर हम कह सकते हैं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, द्वीपों के पूर्वी तट पर या फिर महासागरों के पश्चिमी तट पर इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध या भू घिरा होता है उसे कहते हैं भूमिबद्ध है। ए बुल्गारिया, बी जॉर्जिया, सी हंगरी, और डी है रोमानिया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, हंगरी जो है वह भूभाग से घिरा हुआ चारों तरफ से भूमिबद्ध या भूमि आबद्ध देश, जबकि बुल्गारिया, जॉर्जिया और रोमानिया जो है ये जो सीमा है वो काला सागर से लगती है। काला सागर के कारण ये भूमि आबद्ध देश नहीं, ये हंगरी जो है वो पूरी तरह से भूमिबद्ध देश है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि भूमध्य रेखा पर सौर ऊर्जा जो है वो 100% है तो ध्रुवों पर, ये ध्रुवों लिखा है, ध्रुवों में यह होगा ए 40%, बी 43%, सी है 20% और डी है जो वो है 42%। तो इसका सही उत्तर जो है वो है डी 42%। इसका आप एक टेबल देख लीजिए, बुक में मिल जाएगा आपको, परीक्षावाड़ी में भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। देखिए जैसे अक्षांश है, 3 अक्षांश पर
कितना सौरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 0 डिग्री पर यह है सूर्य तप। 0 डिग्री पर आपके जो होता है वो 100% सूर्य तप प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 10 डिग्री अक्षांश पर 99%, 20 डिग्री अक्षांश पर 95% सूर्य तप, 30 डिग्री अक्षांश पर है, 40 डिग्री अक्षांश पर 79, 50 डिग्री अक्षांश पर 68% सूर्य तप प्राप्त होता है। 60 डिग्री अक्षांश पर 60 डिग्री अक्षांश पर 57% और 70 डिग्री अक्षांश पर प्रतिशत, 80 डिग्री अक्षांश पर 43% है और 90 डिग्री अक्षांश पर 42% सूर्यता प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री पर सर्वाधिक पाया जाता है, धीरे धीरे यह घटता जा रहा है। 90% 90 डिग्री पर जाकर सूर्यताप जो है 42% तक सही उत्तर है। ध्रुवों पर 42% सूर्यताप प्राप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, यह समताप मंडल में गति करता है। कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, तो देखिए ये पहला ही जो है ये गलत है। जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ मंडल में गति करती है, क्षोभ मंडल में गति करती है, ना कि समताप मंडल में। सॉरी। बी है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। सही है, इसकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। यह घुमावदार या सर्पीलाकार इस प्रकार से गति करता है। डी है, यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। जो गति है 300 किलोमीटर, इसकी जो गति है वो 300 या 320 से लेकर 480 किलोमीटर पर आवर पाई जाती है। अन्य जो 3 कथन है बी, सी, डी ये सही है। इसका जो सही उत्तर होगा, जहाँ पूछ रहा है नहीं सही है, तो वह समताप करता है, पहला ये होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके पास दर्ज किया गया है? ए, भूमध्य रेखा, बी, कर्क रेखा, सी है मकर रेखा और डी है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर है वह है बी, कर्क रेखा पर अधिकतम तापमान अंकित किया जाए। कर्क रेखा पर, यदि यहाँ पर कटिबंध दिया होता तो उष्ण कटिबंध पर सर्वाधिक तापमान उष्ण 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो भाग होता है पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर रेखा का पूछा है तो कर्क रेखा में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है, क्योंकि जितने भी मरुस्थलीय भाग हैं वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों की एक अवरोध? ए, अश्वचांस, बी, मानसून पौने, सी, गरजता 40, डी है चीखता साटा। यहाँ पर ग्रही पवनों का अवरोध के रूप में, तो इसका सही उत्तर है बी, मानसून पौने। जो मानसून पौने हैं वह ग्रही पवनों में एक अवरोध के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह जो है सामयिक पवने हैं, सामयिक पवने हैं, क्योंकि ये जो पौने हैं इस 6 महीने इनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार इनमें परिवर्तन देखा गया है। 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र, और 6 महीने ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। समुद्र में खारेपन का है? ए, भूमि, सी, उल्कापिंड, बी, सी, सॉरी, बी, सी है समुद्री जीवन और डी है ज्वालामुखी। समुद्र में इसका सही उत्तर जो है वो ए है। समुद्र में खारेपन का जो मुख्य कारण होता है वो भूमि होता है, क्योंकि भूमि जो संसार की जो सभी नदियां हैं वह जाकर अपना गाद जो है या अपना अवसाद या जो अपना गाद है वह कहाँ मिलाती हैं? सागर में, सागर में जाकर मिलाती हैं। तो उनके साथ आने वाले जो लवणता है,
वह भी समुद्र में मिल जाने के कारण ही समुद्र में खारापन बढ़ता है, ये लवणता बढ़ती है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, कौन सा सत्य नहीं है? ए, पांच जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, सही है। बी है, टॉरस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच में स्थित है, यह भी सही है। सी है, कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीपों के को अलग करता है, यह भी सही है। डी है, ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। इसका सही उत्तर यही होगा डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर है ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। तो देखिए, जो ग्रेट बैरियर द्वीप है वो न्यूजीलैंड के पश्चिम में न स्थित होकर पूर्व में, या उत्तर पूर्व कह सकते हैं, उत्तर पूर्व में स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ अगर यहाँ पर होता रीफ, तो वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये ग्रेट बैरियर द्वीप पूछ रहा है, ये न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ना कि पश्चिम में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन का है? ए है शैवाल तंत्र और भित्तियों का, बी है महाद्वीपीय मग्न तटों का, सी है खुले महासागरों का, और डी है ज्वारी नदीमुख। यहाँ पर पूछ रहा है सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादन, तो इसका सही उत्तर है ए, शैवाल तल और भित्तियों, सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है, इसीलिए इनको समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, समुद्र का वर्षावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? ए, समुद्री गाय, बी, समुद्री शेर, सी है सील मछली, डी है दरियाई कुत्ता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, समुद्री गाय। समुद्री गाय जो है ये एक शाकाहारी जीव है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, बी, महासागरों की औसत लवणता जो है 35% प्रति 1000 है होती है, सी है भूमध्य रेखा के आसपास उच्च लवणता पाई जाती, डी है आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी, भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऐसा नहीं है, भूमध्य रेखा के आसपास जो है लवणता सर्वाधिक नहीं पाई जाती, उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो टेम्परेचर होता है वह अधिक होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण भी अधिक होता है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है, लवणता भी अधिक पाई जाती है। लवणता अधिक पाई जाती होती, लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वहाँ पर संवहनी वर्षा जो प्रतिदिन होती है, जिसके कारण वर्षा के कारण वहाँ पर जो सागरों में जो जल, वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, जिसके कारण ही वहाँ पर जो लवणता होती है वो बढ़ने नहीं पाती है। तो उच्चतम लवणता ताजेपन, जब ताजे जल की उसमें मिल जाता है, जब ताज़ा जल उसमें पड़ जाता है के महासागरों पे, तो लवणता वहाँ की उच्चतम नहीं होती है, कि कम पाई जाती है। वहीं पर सर्वाधिक लवणता यदि हम देखते हैं तो वो कर्क और मकर रेखा के, कर्क और मकर रेखा के पास सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जर्मनी में हिमगह्वर या सर्ग जिसको कहते हैं कहा जाता है? ए, हिमटोपिया, बी, नुनाटक, सी, हिमश्रिंग, और डी है कार। यहाँ पर जर्मनी में पूछ रहा है, जो अनेक नाम से जाना जाता है, तो जर्मनी में से
इसका सही उत्तर है डी, कार नहीं है, इसको कहते हैं करेन। सही शब्द जो है करेन, करेन कहा जाता है जर्मनी में। रबर या सर को करेन कहा जाता है। और हम देख लेते हैं अन्य स्थान पर, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में कोरी, कोरी के नाम से जानते हैं। वहीं पर वेल्स में, वेल्स में इसे कव्म, कव्म के नाम से जाना जाता है। और स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में, स्कैंडिनेविया क्षेत्र में इसे कैसेल के नाम से जानते हैं, कैसेल के नाम से। जर्मनी में पूछ रहा है तो जर्मनी में इसे करेन के नाम से। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला है चना, दूसरा गेहूं, तीसरा बाजरा। उपयुक्त में से कौन कौन से वर्षा सिंचित फसलें हैं? वर्षा सिंचित पूछ रहा है यहाँ पर। तो केवल एक, दो, बी है केवल थ्री, सी है केवल टू, और डी है केवल वन, टू, थ्री। इसका जो सही उत्तर है वह केवल तीन, उत्तर है बी, केवल तीन। अब बाजरा जो है, बाजरा जो है वह वर्षा सिंचित फसल है, क्योंकि यह मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। पहली बात तो अनाज का, और दूसरा ये है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है, इसलिए वर्षा द्वारा ही सिंचित है। और अन्य देखते हैं चना और गेहूं जो है ये रबी की फसल, रबी की फसल है जो सिंचित भाग से, ये सिंचित फसलें तो हैं यह भी, लेकिन ये वर्षा सिंचित नहीं है। जो बाजरा है ये खरीफ की फसल होने के कारण मुख्य रूप से वर्षा सिंचित फसल है, जिसका सही उत्तर है बी, केवल तीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है कजाकिस्तान, सी है कनाडा, और डी है नाइजर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो आता है, सेकंड नंबर पर, पहले स्थान पर तो है आपका कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर है कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में, और तीसरे स्थान पर है, थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम उत्पादन में। वही यदि हम भारत की बात करें तो भारत में, भारत के झारखंड राज्य में सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खाने, जादू जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो, जादूगोड़ा खान जो है वो मुख्य रूप से यूरेनियम उत्पादन के लिए ही जानी जाती है। झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा की खान है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित देशों में से पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है? ए अल्जीरिया, बी मिस्र, सी लीबिया, और डी मोरक्को। तो इसका सही उत्तर है डी, मोरक्को जो है वो भंडारण की दृष्टि से बहुत समृद्ध नहीं है। पेट्रोलियम तो पाया जाता है, लेकिन जो अल्जीरिया है, मिस्र है, लीबिया, ये भंडारण की दृष्टि से एक समृद्ध देश के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो मोरक्को है वो पेट्रोलियम भंडारण में उतना समृद्ध देश नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्राचीन शिकारी जो है पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, सही है। दूसरा जो है आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। तीसरा जो है एस्किमोस तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। यहाँ पर उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? यह चुनना है। ए पहला और दूसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी है पहला और तीसरा, डी है दूसरा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, पहला दूसरा तीसरा। इसके तीनों कथन जो है वह सत्य है। प्राचीन जो शिकारी थे वो पशु संसाधनों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए और पैदावार के संतुलन बनाए रखते थे। संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच में संतुलन बनाए रखते थे। वहीं पर आधुनिक ने अपने स्वार्थ की
को पूर्ण करने के लिए पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। और एस्किमोज जो है वो तेजी से छोड़ रहे हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से शिकारी या मछुआरे प्रवृत्ति के हैं। एस्किमोज वह शिकारी या फिर मछुआरे प्रवृत्ति के हैं। ये वर्तमान से विस्थापन विस्थापन और सामाजिक सुविधाओं सुविधाओं के कारण ये तेजी से इसका विकास हो रहा है। इसके अगर शिकार करना ये छोड़ रहे हैं, विस्थापन और सामाजिक सुविधाओं के कारण शिकार जो है अपना प्राचीन जो कार्य है त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर बस पूछ रहा है कि कौन सा मेल नहीं खा रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध, एक तरफ बांध दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, कौन सा बांध किस जगह से मेल नहीं खाता, यही यहाँ पर। ए है ऑक्सबो घाना, बी है हूबर बांध यूएसए, सी पूर्व बेगावा बांध जापान, डी है बारगेम्बा दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। कौन सा मेल नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, तो सही उत्तर है डी बारगेम्बा दक्षिण अफ्रीका। जो बारगेम्बा जो डैम है वो अफ्रीका में नहीं स्थित है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में बाकी जो तीन है, पूर्व बेगावा बांध ये जापान में है, ऊबर बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर यूएसए में, कोलोराडो नदी में यूएसए में है, और ऑक्सबो बांध जो है वो घाना में बोल्टा नदी पर है, बोल्टा नदी पर सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। किलिमंजारो पर्वत स्थित है ए केन्या में, बी सोमालिया में, सी तंजानिया में, डी मोजाम्बिक में। इसका सही उत्तर जो है किलिमंजारो पर्वत, इसका सही उत्तर सी है, तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5895 मीटर स्थित की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है, ए अरबी, बी मिश्रवासी, सी ईरानी, डी है यहूदी। का सही उत्तर है सी ईरानी। ईरानी जो है ये सेमेटिक जनजाति से के संबंध नहीं रखती है, सेमेटिक जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। सेमेटिक क्या होता है समझते हैं। मुख्य जो जनजातियां हैं वो तीन जो मुख्य जनजाति है, एक होती है कॉकेसाइड, दूसरी होती है निग्रोइड, और तीसरी है इसके अंतर्गत ये जो मुख्य जनजातियों को भी अनेक उपवर्ग में बांटा गया है। जैसे कॉकेसाइड को हम तीन भाग बांटते हैं, तीन भाग में। एक होता है, पहला जो होता है वो यूरोपियंस आते हैं उसमें, यूरोपियन। दूसरा जो है वो इंडो ईरानियन, तो ईरानियन, तो ईरानियन। और तीसरा जो है सेमेटिक, और हेमेटिक, तीन उपवर्गों में बांटा जाता है। ये जो सेमेटिक है इसके अंतर्गत अरबी, मिश्रवासी और यहूदी जो है वो सेमेटिक जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ना कि ईरानी। ईरानी जो है ये सेमेटिक जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है सी ईरानी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मानव विकास भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है, ए है हरियाणा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी है पंजाब। इसका सही उत्तर जो है वो है डी केरल। मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का केरल राज्य जो है वो सबसे विकसित या प्रथम स्थान इसको
प्राप्त हुआ है। आप कमेंट करके बताएंगे कि केरल के बाद दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा राज्य सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, सही है। दूसरा है पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है, यह भी सही है। तीसरा है उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तो कौन सा कथन सत्य है? ए पहला और दूसरा सही है, बी दूसरा और तीसरा सही है, सी पहला तीसरा सही है और डी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसका सही उत्तर जो है वो है डी पहला दूसरा तीसरा सही है। देखिए उच्चावच जो होते हैं भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करते हैं, सही है। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप जो होता है वह भी स्थलाकृति को प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। उच्चतादर्शी वक्र जिसे हिप्सोमेट्रिक ग्राफ हिप्सोमेट्रिक कर्व कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थल को और सागर तल के सबसे गहराई वाले भाग को उनके क्षेत्रफल को ऊंचाई को प्रतिशत और क्षेत्रफल में व्यक्त किया जाता है। हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा पृथ्वी की सर्वाधिक गहराई और सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई सर्वाधिक गहराई वाले क्षेत्र को भाग को उसकी ऊंचाई को गहराई को क्षेत्रफल में व्यक्त किया करता है। यह पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से भी कथन जो है सही है। पहला दूसरा तीसरा यह तीनों कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। दूसरा है भारत ने परियोजना टाइगर 1973 में प्रवर्तित की गई। तीसरा है बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो तीन, सी केवल पहला और तीसरा, डी है पहला दूसरा तीसरा तीनों। इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2010 को 22 दिसंबर 2010 को एक दशक 2011 से लेकर 2011 से 2020 तक के दशक को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया। जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था। भारत में जो परियोजना टाइगर परियोजना थी वह 1973 में परिवर्तित की गई थी। यह वन्य जीव संरक्षण की एक प्रमुख पहल थी। वन्य जीव संरक्षण की प्रमुख पहल थी। 1973 में टाइगर परियोजना शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बाघ परियोजना का बाघों और उनके शिकार से की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ए शीत मरुस्थल, बी देहांग देबांग, सी खट चेन जोंगा और डी है नंदा देवी। तो सही उत्तर जो है वह सी है खंड चेन जोगा। जो ये राष्ट्रीय उद्यान है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? ए मक्का, बी बाजरा, सी चावल, डी है गेहूं। तो जो सही उत्तर है वह है ए। मक्का जो है वो सर्वाधिक देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसल के रूप में जानी जाती है। यह मोटे अनाज के अंतर्गत है। और यदि भारत में देखें तो भारत में इसकी खेती जो है वो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में, की खेती बिहार,
कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मक्के की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सॉरी। पीलीभीली है ए समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष। बी है एक हवा जो एक रेगिस्तान में आती है। सी है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और डी है लक्षद्वीप समूह के पास पाई जाने वाली एक तरह की आम। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पीलीभीली ऑस्ट्रेलिया में देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में से पीलीभीली के नाम से जाना जाता है, पीलीभीली के नाम से जाना या उष्णकटिबंधीय एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? ए चावल, बी कॉफी, सी रबर, डी गेहूं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए चावल। चावल जो है, पर कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। 2021 में 787 मिलियन टन से टन में चावल का उत्पादन हुआ था। चावल का उत्पादन हुआ 787 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ। पूर्ण विश्व में बात हो रही है यहाँ पर, जो कि गन्ना, मक्का और गेहूं के बाद मिलियन टन का उत्पादन हुआ। इसका गन्ना, मक्का तथा गेहूं के बाद चौथे स्थान पर चावल का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ, केवल 8% ही चावल का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चावल का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, केवल 8%। वो भी गन्ना, मक्का और गेहूं के बाद आते हैं चावल। तो यहाँ पर पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है। तो सही उत्तर है ए चावल। ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। ए पूर्ण सौर शुरुआत में, बी पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, सी है केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ, और डी है केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। इसका सही उत्तर जो है वह है सी, केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। जो डायमंड रिंग होता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा स्थित होता है, तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर बल्कि चंद्रमा की परछाई पड़ती है, जिसके कारण यह स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है इस प्रकार, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में एक रिंग के समान या फिर उसे हम हीरक वलय भी कहते हैं। हीरक वलय या रिंग के समान एक स्थिति उत्पन्न होती, इसे ही डायमंड रिंग की घटना कही जाती। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है? ए पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी है पश्चिमी घाट, और डी है पूर्वी घाट। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा सी, पश्चिमी। देखिए भारत में तप्तस्थल पहले किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। हॉटस्पॉट या गर्म क्षेत्र, इसे हॉटस्पॉट कहते हैं या फिर तप्तस्थल भी कहा जाता है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, जिन स्थानों पर पर्याप्त
मात्रा में जैव विविधता होती है, ये पाई जाती है, देखी जाती है। और तथा मानवीय वहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गई, क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गई हो जैव विविधता वहाँ की। तो ऐसे स्थानों को हॉटस्पॉट स्पॉट या तप्त स्थल के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में 4 तप्त स्थलों की पहचान की गई है। उसमें उसके अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र पहला जो है, हिमालय क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय शामिल किया जाता है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय भी नहीं, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा जो है वो आता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट श्रीलंका, श्रीलंका शामिल। तीसरे नंबर पर है आपका इंडो वर्मा क्षेत्र, वर्मा क्षेत्र। और चौथा जो तप्त स्थल है भारत पे वो है सुंडालैंड लैंड, जिसमें जिसका विस्तार जो है वो ग्रेट निकोबार से लेकर फिलीपींस तक है। ग्रेट निकोबार से लेकर फिलीपींस तक। और यदि यहाँ पर जैसे ये पूछता है किस, यहाँ पर तो पूछा किस क्षेत्र को तप्त स्थल के अंतर्गत रखा गया है, तो पश्चिमी घाट। यदि यहाँ पर ये पूछता कि भारत में किस तप्त क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तार है, तो भी आपका आंसर जो होगा पश्चिमी घाट होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो भारत में 64.9% है। 64.9% सबसे बड़ा तप्त स्थल है भारत। और वहीं पर हिमालय क्षेत्र जो है का जो प्रतिशत है वो है 44.4%। और इंडो वर्मा क्षेत्र जो है वो 5.0%, 5.0% पर है। और सुंडा लैंड जो है ये आपका 1.28% भाग पर है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो आपको। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पहले पीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने टीजीटी के भी प्रीवियस पेपर सॉल्व किए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।